We were discussing about method of preparation of haloalkane. और हेलोएल्केन में हमने बताया था कि देयर आर टोटल 4 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, जिसमें पहला मेथड जो था बाई एल्कोहल। और एल्कोहल में हम लोग ने कितना मेथड पढ़ा था? पहला था बाई हैलोजन एसिड, बाय यूजिंग हैलोजन एसिड। इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। यहीं पर हम लोगों ने लुकास टेस्ट भी पढ़ा था, ग्रुप प्रोसेस पढ़ा था। ठीक, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने तब पढ़ा था बाई थायोनिल क्लोराइड, सॉरी, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था बाई हैलोजन एसिड, सॉरी, फॉस्फोरस हैलाइड। बाई फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड में मैंने आपको यह भी बताया था कि PCl5 PCl3 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। Pi3 को और PBr3 को हमें लैब में बनाना पड़ता है। और PI3 के केस में हम लोग H2SO4 नहीं H3PO4 लेते हैं। ये हो गया था। और लास्ट मेथड इसमें था बाई थायोनिल क्लोराइड। ठीक, उसके बाद हमने सेकेंड मेथड जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बेटा किसी का माइक ओपन है, अगर आपकी आवाज मेरे पास आ नहीं रही है, अगर किसी को डाउट हो तो चैट सेक्शन में डाल दीजिए। आवाज आपकी आ नहीं रही है, किसी को कुछ डाउट हो तो बताइएगा। दूसरा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने कौन कौन सी हाइड्रोकार्बन की बात की थी? फ्रॉम अल्कीन एंड एल्काइन। ये पोर्शन मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था। बिफोर आई टेक दिस आई हैव अ करेक्शन फॉर यू। मैंने जो कल पढ़ाया था उसमें थोड़ा सा करेक्शन था, उसको करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वी प्रोसीड फॉर द फर्दर क्लास। हम लोग को आज बेसिकली यही पढ़ना है, इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन की। और ये देखना है कि जो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है वो उसकी मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक, पहले तो कल वाला जो रिएक्शन था थायोनिल फ्लोराइड वाला, उसको पहले देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि एल्कोहल लेंगे और हम लोग थायोनिल फ्लोराइड लेंगे। द फॉर्मूला फॉर थायोनिल फ्लोराइड इज दिस। और मैंने बताया था कि जब रिएक्शन होगा तो यू विल गेट RCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस CO2 गैस, सॉरी HCl गैस। और मैंने आपको ये बताया था दिस मेथड इज द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये दोनों गैस है और ये दोनों उड़ जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड। ठीक, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आपको अगर जानने की इच्छा हो तो जान लीजिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, मैं लिखा दे रहा हूँ मैकेनिज्म। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक, और मैंने यहाँ पर बताया था कि ये रिएक्शन पिरिडीन के प्रेजेंस में होगा। पिरिडीन का फॉर्मूला मैंने कल बताया था कि मान लीजिए ये बेंजीन है, दिस इज अ बेंजीन, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था C6H6 होता है। द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6 एंड H6। मैंने बताया था कि अगर यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, कार्बन और हाइड्रोजन, और अगर यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन विथ अ लोन पेयर, तो इसे हम देखिए C6H6 से अगर दो, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये हो जाएगा C6H5, और यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, दिस इज कॉल्ड पिरिडीन। इसे हम लोग बोलते हैं पिरिडीन। और देखिए इसमें पिरिडीन में सिंगल बॉन्ड, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल। ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगर ये पार्टिसिपेट करता तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को छोड़ के पूरे साइकिल में गोल गोल घूमता, और नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन कभी भी डोनेट नहीं कर पाता।
बट चूंकि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा और नाइट्रोजन इसको डोनेट कर सकता है, और जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम लोग बोलते हैं लेवाइस बेस। इसीलिए यहाँ पर आपका लिखा गया है pyridine इज अ बेस। इज दिस क्लियर? मैकेनिज्म देख लीजिए, अगेन नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद बताऊंगा, मैकेनिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक, स्टिल इफ यू वांट टू नो मैं सर हाँ बेटा। सर आपने कहा मतलब डार्जन्स रिएक्शन में क्या कहते हैं पैरिडीन की मतलब वो क्या कहते हैं प्रेजेंस क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट होती है। मैंने कल गलती से बोल दिया था कि pyridine अगर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, बट ऐसा नहीं होता, pyridine हो चाहे ना हो रिएक्शन दोनों केस में होगी। ठीक है, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। ओके मैंने कल आपको यही बोला था ना कि pyridine नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आप SN1 SN2 रिएक्शन पढ़े नहीं है, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज आपको नहीं करना चाह रहा था, बट कल हर्ष ने भेजा था तो मुझे लगा करा देना चाहिए, आगे तो SN1 SN2 पढ़ेंगे ही। मैकेनिज्म देख लीजिए इसका। मैकेनिज्म देखिए, आपके एग्जाम में सिर्फ रिएक्शन आएगी, ठीक है, तो आपको मैकेनिज्म कभी याद करने की जरूरत नहीं है इस रिएक्शन की। सिर्फ मैकेनिज्म में होगा क्या, ध्यान से सुनिए, एल्कोहल will react with, this is your thionyl chloride, यहाँ का OH और यहाँ का Cl एक्सचेंज हो जाएंगे, यहाँ का OH और यहाँ का Cl एक्सचेंज होगा, मतलब Cl यहाँ जाएगा और OH रिमूव हो जाएगा। यू विल गेट, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, यहाँ का H और यहाँ का Cl HCl के फॉर्म में रिमूव होगा। दिस विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ HCl गैस, जो मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था ना कि HCl गैस के फॉर्म में रिमूव होगा। तो यहाँ से तो मान लीजिए HCl रिमूव हो गया, उसके बाद जब HCl गया तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन थी इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई और सल्फर की एक वैलेंसी खाली हो गई। भाई सल्फर के पास पहले यहाँ पर कौन लगा था, क्लोरीन, अब ये चला गया तो सल्फर की एक वैलेंसी खाली हो गई। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा था, जब हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी खाली हो गई, तो ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आपने यहाँ पर pyridine लिया है, और pyridine क्या है, बेस है। अगर मैकेनिज्म समझ में आई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल आई एम टीचिंग यू। चलिए ध्यान से सुनिए। अब देखिए पहला स्टेप समझ में आया, पहले स्टेप में क्या हुआ, एल्कोहल का H और यहाँ का Cl HCl बना के निकल गया, तो ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई, ऑक्सीजन को किसी से बॉन्ड बनाना है, और जब सल्फर से क्लोरीन निकला तो सल्फर की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक, अब ये जो है सल्फर और ऑक्सीजन में आपको पता है ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सल्फर और ऑक्सीजन में जो सल्फर के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको कौन खींच के बैठा है, ऑक्सीजन। आप जानते हैं ये बॉन्ड पोलर है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव। और मैंने बताया था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब सल्फर जो है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन देता कौन है, इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड बाय लेविस बेस। यहाँ पर लेविस बेस कौन है, pyridine। फिर से समझ लीजिए, सल्फर और ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन से बना होगा, 4, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 2 बॉन्ड जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन से बनेगा। चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये चारों इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी किससे पूरी करेगा, लेविस बेस से इलेक्ट्रॉन उधार मांग के। जब लेविस बेस ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पहली बात तो आप याद रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री में डोनेट नहीं करेगा, अगर ये करेगा तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ध्यान से देखिए होता क्या है, अब जब सल्फर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कॉमन सेंस की बात यह है कि सल्फर की वैलेंसी अभी कितनी है, 1 2 3 और 4। सल्फर की वैलेंसी 4 हो सकती है, कभी भी 5 नहीं होगी। जब ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो नाइट्रोजन से
बॉन्ड बनाना इसकी मजबूरी हो जाएगी, तब इसके बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। 5 पॉसिबल नहीं है, तो एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 बॉन्ड है इसको तो ये तोड़ नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ने की है। ध्यान से सुनिए, या तो सल्फर क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा या सल्फर और ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है इसका सारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा हुआ है, क्लोरीन भी खींचा है मगर ऑक्सीजन से कम, तो ये बॉन्ड ज्यादा कमजोर है। जो बॉन्ड में जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड कमजोर है, तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो व्हाट विल हैपन हियर, जस्ट अ सेकंड, ये बॉन्ड जब टूटेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ये हो गया। जस्ट अ सेकंड, मैं फिर से इसको बना रहा हूँ। पहले स्टेप में आपका क्या हुआ, यहाँ H और यहाँ का Cl HCl के फॉर्म में निकल गए और बाकी ग्रुप आके जुड़ गया। ठीक, सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इस पे डेल नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे डेल पॉजिटिव। ये याद तो होगा मुझे जहां तक लगता है आप लोग को। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और याद रखना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और वो लेवाइस एसिड होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लेवाइस बेस होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन देगा? पिरिडीन। और ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? सल्फर। सल्फर की वैलेंसी पहले से 4 है, इस वजह से सल्फर को एक बॉन्ड इधर तोड़ना पड़ेगा। इस रिएक्शन में ओवरऑल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जब जाके इसके साथ जुड़ेगा तो इट विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस। मान लीजिए यहाँ की अगर हम बॉन्ड तोड़ के देखें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला, क्योंकि पाई बॉन्ड सबसे, ये सारे बॉन्ड कौन से हैं? सिग्मा, और ये कौन सा बॉन्ड है? पाई। पाई सबसे तेज टूटता है, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है। नाइट्रोजन ने, देखिए बेटा, जब सल्फर की वैलेंसी 4 है तो सल्फर 5 वैलेंसी तो दिखा नहीं सकता, इसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा नहीं, टूटेगा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो पॉजिटिव के साथ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव। ठीक, यहां तक अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो Cl था, Cl माइनस, ये जाके R पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि Cl नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन पे रिएक्ट नहीं करेगा। यहां से R निकलेगा और वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके जाएगा, तो पहला प्रोडक्ट आपका बन गया RCl। ठीक, इसी तरीके जब R यहां से टूटा तो R जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। जस्ट अ सेकंड, आई एम माई सेल्फ गेटिंग कंफ्यूज्ड, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन मुझे भी हो रही है। जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ये इस पे अगर अटैक करेगा तो सल्फर की बैलेंस कितनी हो गई? 1 2 3 4। चलिए छोड़िए, मैकेनिज्म हटाइए, कोई काम का नहीं है। आइए सीधे प्रोडक्ट पे बात करते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैकेनिज्म मैं कल कंफर्म कर दूंगा, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है। चलिए बस आप प्रोडक्ट देख लीजिए। मान लीजिए ये है कोई कंपाउंड, और आपको दे दिया जाए इस पे आपको रिएक्शन कराना है SOCl2। ये आपका क्या है? एल्कोहल है। आपको ये तो पता ही है कि अगर पिरिडीन डालेंगे, पिरिडीन के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होगा, और पिरिडीन ना भी डालेंगे तब भी रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है,
थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे क्लियर कर लेने दीजिएगा। अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 0% इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक, तो अभी बहुत आगे मैकेनिज्म रखनी है तो उसको याद करेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, अगर आप पिरीडीन लेंगे तो ये रिएक्शन SN2 होती है, और अगर पिरीडीन नहीं लेंगे तो रिएक्शन SN1 होती है। अब SN2 SN1 रिएक्शन मैंने एक दिन क्लास में बच्चों को पढ़ाया था, कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं, जिनको SN2 SN1 नहीं आता टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसी में आगे पढ़ेंगे। ठीक, अभी के लिए सिर्फ इतना आप मेरे से समझ लीजिए कि अगर SN1 रिएक्शन होता है तो SN1 रिएक्शन में ये एक OH न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज Cl। ठीक, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा एंड यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। आप मुझे सिर्फ इतना देख के बताइए इसमें हुआ क्या, OH की जगह Cl आके जुड़ गया, इसकी जियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन जियोमेट्री। मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन पहले भी लेफ्ट में था अब भी लेफ्ट में है, CH3 ऊपर था अब भी ऊपर है, CH2 CH3 नीचे था अब भी नीचे है, मॉलिक्यूल के जियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आया, इसे हम बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब जब कोई चीज चेंज ना हो। ठीक, और यही अगर पिरिडीन के साथ रिएक्शन कराते तो प्रोडक्ट क्या बनता, ध्यान से देखिए। पिरिडीन डालते तो जो OH है उस पे पहले Cl जाके जुड़ता, और उसके बाद OH इधर आ जाता और H इधर आ जाता, तो प्रोडक्ट क्या बनता, ध्यान से देखिए। पहले तो यहाँ पर OH की जगह कौन आके जुड़ जाता, Cl, उसके बाद मॉलिक्यूल चेंज हो जाता, मतलब कि Cl इधर चला जाता, H इधर आ जाता, और CH2OH CH3। देख लो प्रोडक्ट तो दोनों सेम ही बना है, बस Cl की पोजीशन में डिफरेंस है। यहाँ पर Cl OH की जगह जुड़ा है इस केस में, SN1 के केस में, और यहाँ पर Cl OH की जगह जुड़ा है, मगर मॉलिक्यूल का Cl जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया है। इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। CH3 CH2 में तो कोई चेंज नहीं आया, H पहले किस साइड था, लेफ्ट, अब किस साइड आ गया, राइट, तो मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट होने का मतलब घूम गया, दिस इज फिनोमेना इज कॉल्ड इन्वर्जन। याद रखिएगा, अगर पिरिडीन लोगे तो इन्वर्जन होगा, और SN1 लोगे तो रिटेंशन होगा, और प्रोडक्ट में सिर्फ OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl। एक एग्जांपल मैं और करा दे रहा हूँ आपको इससे। इसका रिएक्शन हम लोग को कराना है इस, और यहाँ पर हम एक बार रिएक्शन को पिरिडीन के साथ कराएंगे। ये विवेक जी ने पूछा था शायद कि सर पिरिडीन होगा तब रिएक्शन होगी कि एब्सेंस होगा तब रिएक्शन होगी, तो मैंने गलती से बोल दिया था, नहीं होगी, दोनों केस में रिएक्शन होगी। जब पिरिडीन लिए हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, SN2, और जब नहीं लिए हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, SN1। SN1 में याद रखना सिर्फ OH की जगह क्या आके जुड़ जाएगा, Cl, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर Cl आके जुड़ जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब जब मॉलिक्यूल का शेप में कोई फर्क ना पड़े। और अगर यही आप पिरिडीन ले लोगे तो रिएक्शन में सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि पहले OH की जगह Cl जुड़ेगा और ये मॉलिक्यूल चेंज हो जाएगा, OH इस साइड आ जाएगा, CH2 इधर आ जाएगा, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। OH इधर आ गया, CH2 इधर आ गया। ठीक, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। रिएक्शन में प्रोडक्ट दोनों केस में वही बनेगा, बस ज्योमेट्री का फर्क होगा। हाँ, वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, परेशान होने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर कार्बन है, ठीक, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं थायोनिल फ्लोराइड। ये तो आपको पता है ना कि थायोनिल फ्लोराइड से अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे, अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। अब हम
आपको इसी रिएक्शन को 2 के साथ कराना है, ध्यान से सुनिए। अगर आप पिरिडीन लेंगे, पिरिडीन आपका बेस है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है SN2। अब अभी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, आगे SN2 SN1 डिटेल में इसी चैप्टर में लेंगे, ठीक। इस और यहाँ पर अगर आप बेस नहीं लेंगे तो रिएक्शन SN1 होगा। SN1 में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। OH एक न्यूक्लियोफाइल होता है, OH एक न्यूक्लियोफाइल है, और Cl भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो SN1 का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दे। तो मान लीजिए अगर SN1 रिएक्शन होगा, तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, OH जो है वो सिर्फ क्या करेगा, सॉरी Cl जो है वो OH की जगह आके से जुड़ जाएगा, ठीक। बस इतना होगा, मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं आया। CH3 यहाँ पर राइट में है, सॉरी लेफ्ट में है, यहाँ भी लेफ्ट में है। एक CH3 ऊपर है, एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है, एक CH3 यहाँ भी नीचे है। मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं आया, बस OH की जगह आके कौन जुड़ गया, Cl। अगर मॉलिक्यूल के शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री। रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री जैसे थी पहले वैसे अब भी है, सिर्फ Cl की जगह कौन आके जुड़ गया, OH। बट यही रिएक्शन अगर आप पिरिडीन के पास साथ कराएंगे तो इस रिएक्शन को SN2 बोलते हैं। SN2 SN1 क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे, 3 घंटे की क्लास चलेगी इस पे। SN2 में क्या होता है, OH की जगह Cl तो आएगा, मगर ये मॉलिक्यूल्स जो CH3 बाएं तरफ था वो दाएं तरफ आ जाएगा, और जो OH की जगह Cl आया वो दाएं की तरफ चला जाएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करिए। यहाँ पर CH3 किधर साइड है, लेफ्ट, ये चला जाएगा राइट साइड में, और बाकी चीज में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मॉलिक्यूल एक तरीके से घूम गया कि नहीं, पंखुड़ी की तरीके है कि नहीं, OH इधर आ गया, CH3 घूम के इधर चला गया। इसे बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्सन का मतलब घूम जाना, और पूरा नाम है वॉल्डेन इन्वर्जन। अब कुछ समझ में आया, इन्वर्जन में RS कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बिल्कुल। RS वहां तक पहुंचने दीजिए बेटा, नहीं बाकी लोग कंफ्यूज होंगे, RS में पहुंचने दीजिए, वहां तक पढ़ाऊंगा आगे। जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा तब RS की बात करूंगा, SN1 SN2 में। बोलिए, ये समझ में आया बेटा, जिसने भी पूछा था। आपको सिर्फ एग्जाम में इतना याद करके आना है, लिख के आना है। एग्जाम में चाहे जो क्वेश्चन आए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आया और यहाँ पर आपको SOCl2 दिख गया, तो आपसे सिर्फ प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट ये बना दीजिएगा, हो गया। और आपको यहाँ पर SO2 और HCl गैस, ये इतना रिएक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है, बस मैकेनिज्म। और बाकी जो रिएक्शन SN1 SN2 बताया था वो आपके मेडिकल या IIT-JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, CBSE के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो परेशान मत होइए, ठीक। चलिए जल्दी से देखते हैं, आज 20 मिनट तो इसी में चला गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल हमने देख लिया, कितने मेथड्स हैं, 3। पहला मेथड था फ्रॉम हेलोजन एसिड, लूकास टेस्ट याद आ रहा है, फ्रॉम हेलोजन एसिड। दूसरा था फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड PX5 एंड PX3। तीसरा था फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज विच रिएक्शन, इसका एक नेम भी है, दिस इज नोन एज विच रिएक्शंस, डार्जेंस रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरा मेथड था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की मदद से हम लोग को क्या बनाना है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वी हैव टू फॉर्म हेलो एल्केन। और हाइड्रोकार्बन कौन कौन सा हो सकता है, या तो अल्कीन होगा या तो अल्काइन। अल्कीन अल्काइन मैंने बताया था 2 तरीके का हो सकता है, या तो सिमेट्रिकल होगा या तो अनसिमेट्रिकल होगा। कुछ याद आ रहा है, अगर अल्कीन को 2 इक्वल भागों में बांटा जा सके तो इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल, 2 इक्वल भाग में अगर कट जाए। और अगर 2 इक्वल भाग में नहीं कटेगा तो इसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल।
इतनी बात कल हुई थी, जहाँ तक तो मुझे दिक्कत नहीं लगता कि होना चाहिए आपको। तो हम हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से बना सकते हैं, पहला मेथड देखिए। हाइड्रोकार्बन से पहला, यूजिंग हैलोजन एसिड। यूजिंग हैलोजन एसिड, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यूजिंग हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड वही HCl, HBr, HI, HF। सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा बताइए, इन एसिड में सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? सबसे तेज HI, HI के बाद HBr, HBr के बाद HCl, HF, HCl। ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी अल्कीन है, देखिए सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? सर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। ठीक है। अब ये जो HX है, ये HI भी हो सकता है, HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, और HBr भी हो सकता है। मगर सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा? HI देगा। उसके बाद सब उस HI इस रिएक्शन सबसे तेज देगा, मतलब अल्कीन के साथ सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा? HI। उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, और उसके बाद HF। अभी ये भी बताता हूँ क्यों ये HI रिएक्शन सबसे तेज देगा, HBr क्यों स्लो देगा, HCl, HF। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर लगेगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मार्कोनिक्स ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिक रूल ये कहता है, अगर सॉरी ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में कोई रूल नहीं लगता, जस्ट अ सेकेंड, ये सिमेट्रिकल है, यहाँ पर कोई रूल नहीं लगेगा। ये कौन सी अल्कीन है, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है। तो बॉन्ड चाहे जिधर तोड़ो, HX में हाइड्रोजन चाहे इस कार्बन से जोड़ दो, चाहे हाइड्रोजन को इस कार्बन से जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर हाइड्रोजन यहाँ जोड़ रहे हो तो X को यहाँ जोड़ोगे, और अगर हाइड्रोजन यहाँ जोड़ रहे हो तो X को यहाँ पर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखो, मान लीजिए हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ रहे हैं, तो यू विल गेट CH3, CH2, CHX, CH3। अब अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि इसमें क्यों हाइड्रोजन चाहे जिस साइड जोड़ दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, इसको देखिए और बताइएगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 में कार्बन की वैलेंसी कितनी है? दोनों कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? अरे भाई बॉन्ड गिनने हैं, कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया है, 2, 3, 4, ये कार्बन की चारों वैलेंसी फुल है, ये भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर HI को जुड़ना है तो कार्बन की एक बॉन्ड खाली होना चाहिए, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। अब अगर HI को जुड़ना है तो कार्बन को अपना एक बॉन्ड खाली करना पड़ेगा, मतलब एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और ध्यान से सुनिए, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी कौन सा बॉन्ड? सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। तो हमेशा कुर्बानी किसकी दी जाती है? पाई बॉन्ड की, क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर है। अब ये पाई बॉन्ड इधर भी टूट सकता है और पाई बॉन्ड इधर भी टूट सकता है। मान लीजिए हमने पाई बॉन्ड को इधर तोड़ा, इस साइड वाले में, ध्यान से समझाइए, समझिएगा। जब इधर बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? और इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर H, यहाँ पर H। HI में H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, I पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये H प्लस इस पे जाके जुड़ जाएगा, और ये आयोडीन किस पे जाके जुड़ेगा? इस पे। इसमें जो कार्बोकैटायन है, आप मुझे थोड़ा बताइएगा, वो कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है? कार्बोकैटायन की डिग्री बताइए। कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है? प्राइमरी है, 1 डिग्री है, मतलब आप कहने का मतलब ये है। ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है, गुड। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं सभी लोग।
ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री का है और ये कार्बोएनायन भी कितने डिग्री का है? ये कार्बोएनायन कितने डिग्री का है? एक सेकेंड बेटा, यहाँ CH3 होगा, सॉरी CH3 होगा। सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ, सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ CH3 होगा। तो अब बताइए फिर से डिग्री इस कार्बन की बताइएगा। अब कार्बोकैटायन की डिग्री बताइए, मैंने चेंज किया है जो 2 डिग्री, ठीक है। और कार्बोएनायन की डिग्री थोड़ा बताइए, ठीक है, कार्बोएनायन की डिग्री बताइए 2, ठीक है। तो जब मैंने बॉन्ड इधर तोड़ा तो कार्बोकैटायन 2 डिग्री का बना, कार्बोएनायन का 2 डिग्री बना। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोल दीजिए अभी, क्योंकि आगे यही चीज बढ़ेगी। यहाँ किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए, यस और नो, जल्दी करिए, टाइम बहुत कम है। यहाँ तक किसी को, हाँ बताइए, ठीक है। अब मान लो बॉन्ड को इस साइड तोड़ दें, इस बॉन्ड को इधर तोड़ें। जब इस बॉन्ड को इधर तोड़ोगे तो अब CH3 इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस कार्बन पे आया नेगेटिव। कार्बोकैटायन की डिग्री बताइए यहाँ पर, और कार्बोएनायन की डिग्री बताइए। कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन की डिग्री बताइए। 1 डिग्री। अरे नहीं भाई, देख के नहीं, अपन उसमें देख के बताया करो। एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है, 2 डिग्री का है। कार्बोएनायन देखो, एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर, 2 डिग्री का। तो एक चीज ये बताओ, जब सिमेट्रिकल अल्कीन है तो बॉन्ड चाहे इस साइड तोड़ दो चाहे इस साइड तोड़ दो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इज एनी डिफरेंस देयर? पहले भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, 2 डिग्री कार्बोएनायन था, अभी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोएनायन है। तो बॉन्ड चाहे इधर तोड़ लो, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बॉन्ड चाहे जिस साइड तोड़ लो। अब बॉन्ड अगर इधर तोड़ दिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब कुल मिला के प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, इफ यू हैव अ सिमेट्रिकल अल्कीन और इस पे कोई HI को जोड़ रहे हो, तो HI में से हाइड्रोजन किसी कार्बन पे जा सकता है। अगर इस पे गया तो आयोडीन इस पे जाएगा, एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट CH3 CHI। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये हो गया H, और यहाँ पर हो गया CH3। मतलब एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ गया और एक आयोडीन यहाँ पर। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ दो और उसके बगल वाले पे आयोडीन जोड़ दो, ठीक। अगर इसी का उल्टा हो जाता, मान लीजिए यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और यहाँ पर आई जोड़ देते हैं, तो क्या दोनों मॉलिक्यूल में कोई फर्क है क्या? दोनों मॉलिक्यूल वही है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। बट in case of unsymmetrical alkene, अल्कीन कहूँ तो अल्काइन अंडरस्टूड है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन एंड एल्काइन, यहाँ पर ध्यान से समझिए। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन और एल्काइन, ये देखिए अल्कीन सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब ध्यान से सुनिएगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिक ऑफ एडिशन लगता है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर होगा और उसमें आप अगर हैलोजन एसिड डालेंगे तो रिएक्शन मार्कोनिक रूल से चलेगा। और मार्कोनिक रूल ये कहता है हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है।
इन दोनों में डबल बॉन्ड कार्बन से कौन जुड़ा है, ये कार्बन और ये कार्बन। तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ चला गया तो आयोडीन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट CH3 CHI, और ये हो जाएगा आपका CH2 था, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिक प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि मार्कोनिक ऑफ रूल में ये क्यों कहें एक हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसका आंसर सुन लीजिए, बुक में लिखा नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली आपके स्कूल में समझाया भी नहीं गया होगा। HI किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H+I-। अब देखिएगा इसमें हम बॉन्ड को पहले इधर तोड़ रहे हैं, ठीक। जब बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक। ये केस 1 है, केस 1, जब बॉन्ड को हमने इधर तोड़ा CH2 की तरफ। अब केस 2 देखिए, जब हम बॉन्ड अगर मान लीजिए इस साइड तोड़ देते हैं, दो पॉसिबिलिटी है ना, ये बॉन्ड या तो इस कार्बन की तरफ टूटेगा या तो इस तरफ। केस 2 देखिए, केस 2 में भाई HI तभी जुड़ेगा ना जब ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये बॉन्ड इधर भी टूट सकता है, पहले कार्बन की तरफ या दूसरे कार्बन की तरफ। पहले कार्बन की तरफ जब बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव। बट केस 2 देखें, अगर बॉन्ड सेकेंड कार्बन की तरफ टूट जाए तो सेकेंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं, यहां तक समझ में आया कि नहीं भाई। अल्कीन पे अगर HI को जोड़ना है तो डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और जो डबल बॉन्ड है वो ऊपर से गया। चलिए फिर से समझाता हूँ सौम्या जी और बाकी लोग, चलिए ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए, ये कार्बन में कार्बन की वैलेंसी 4 है और इसकी भी वैलेंसी 4 है। तो अगर HI को जुड़ना है तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो बॉन्ड कौन टूटेगा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटेगा तो या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये। इतनी बात समझ में आई। जब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मान लीजिए ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक। बट मान लीजिए बॉन्ड टूटने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दो केसेस है ना, बॉन्ड दो तरफ टूट सकता है। अब बताइए सौम्या जी, कुछ समझ में आया, ये भी ऊपर से गया। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, केस 1 में देख रहा हूँ, पहले केस 1 देखिए, केस 2 हटा दे रहा हूँ। अगर HI को जुड़ना है तो दो एटम को जुड़ना है तो एक वैलेंसी कार्बन की खाली होनी चाहिए। तो एक वैलेंसी तब खाली होगी जब पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है और हम ये मान रहे हैं कि जब बॉन्ड टूट रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। इसको देखिए और बताइए कार्बोकैटायन की डिग्री कितनी है और कार्बोएनायन की डिग्री कितनी है। जल्दी जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में, कार्बोकैटायन की डिग्री लिखिए और कार्बोएनायन की। कार्बोकैटायन की 2, कार्बोएनायन की 2 1, ठीक, वेरी गुड। कार्बोकैटायन 2 डिग्री का है, कार्बोएनायन 1 डिग्री का है। और जिनको नहीं समझ में आया वो देख लें। ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकैटायन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2। और कार्बोएनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1।
कार्बोकैटायन की डिग्री 2, कार्बोएनायन की डिग्री 1। अब ध्यान से देखिए, केस 2 की बात कर रहा हूं। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से। पाई बॉन्ड को शहीद होना है। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्वेश्चन उठता है ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? तो पहले केस में हमने क्या देखा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन नंबर 1 ने लिया। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये बॉन्ड टूटे तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले ले? कार्बन नंबर 2। हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि बॉन्ड किधर टूट सकता है, पहले की तरफ बॉन्ड टूटेगा कि दूसरे की तरफ। भाई देखो, पूरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो बॉन्ड इस कार्बन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं, या तो इस तरीके इधर चले जाएं। हम यही देखना चाह रहे हैं कि बॉन्ड किधर टूटेगा। ठीक, मान लीजिए बॉन्ड इधर टूट गया, तो इस कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन बताइए कितने डिग्री का बना, और बताइए कार्बोएनायन कितने डिग्री का बना। वन टू कार्बोकैटायन 1, कार्बोएनायन 2। इतनी बात सबको समझ में आई तो वाई टाइप करिए। अगर इतनी बात समझ में आई तो वाई टाइप करिए। ठीक ठीक ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन बताइए मुझे। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है कि 1 डिग्री? 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है कि 1 डिग्री? ठीक, 2 डिग्री। आप कह रहे हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। 1 डिग्री कार्बोएनायन ज्यादा स्टेबल होता है कि 2 डिग्री कार्बोएनायन? हाँ, वेरी गुड हर्ष, ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। 1 डिग्री कार्बोएनायन ज्यादा स्टेबल होता है कि 2 डिग्री? 1 डिग्री, वेरी गुड। चलो अब ध्यान से बताना, जब बॉन्ड इधर टूटा पहले कार्बन की तरफ, तो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बना, 1 डिग्री का कार्बोएनायन बना। ठीक, जब इस साइड टूटा तो कार्बोकैटायन बना 1 डिग्री का और कार्बोकैटायन बना 2। इसको अगर 1 कह दें और इसको 2 कह दें, इस मॉलिक्यूल को अगर 2 कह दें और इस मॉलिक्यूल को 1, तो 1 ज्यादा स्टेबल कि 2 स्टेबल? 1 स्टेबल कि 2 ज्यादा स्टेबल? 1। बाकी लोग क्या लगता है, 1 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 1 में कार्बोकैटायन 2 डिग्री का है और कार्बोएनायन 1 डिग्री का है। जिनको ये बात समझ में आई हाथ उठाइए। ठीक, 2 3 ठीक, 5 6 7 8। बाकी लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या, बोल नहीं रहे? हाँ, मैकेनिज्म तो करेगा, मैकेनिज्म तो अभी कराऊंगा ही, अभी तो मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ आपको। ठीक, तो भाई एक चीज ये बताओ, जब बॉन्ड इधर टूट रहा है तो जो कार्बो मॉलिक्यूल बना बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, जस्ट अ सेकंड, हैंग होने लगा मेरा लैपटॉप। जब मॉलिक्यूल इधर बॉन्ड इधर टूट रहा है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये खुद ले ले रहा है, ये वाली केस में, तो जो प्रोडक्ट बना वो स्टेबल है ही नहीं, तो कभी भी बॉन्ड इधर नहीं टूटेगा। बॉन्ड हमेशा किधर टूटेगा? पहले कार्बन की तरफ। तो ध्यान से सुनिएगा, जस्ट अ सेकंड, इट इज हैंग, लैपटॉप हैंग हो रहा है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, फॉर वेट फॉर अ फ्यू सेकंड। जैसे आपका दिमाग हैंग हो रहा है पढ़ के, वैसे लैपटॉप भी कुछ देर कर रेस्ट मांगता है। जस्ट अ सेकंड, आज इसकी मैकेनिज्म मुझे पूरी कंप्लीट करानी है, थोड़ा समय लगेगा, आप लोग वेट करिएगा। जस्ट अ सेकंड बेटा। अच्छा ये तो देख लीजिए, तो आपको एक चीज तो ये पता चल गया कि बॉन्ड हमेशा किस साइड टूटेगा। स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है?
जस्ट अ सेकेंड। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। परेशान मत होइए हर्ष जी, क्लास की स्पीड बढ़ जाएगी, सिलेबस आपका हो जाएगा। बिलीव में मैं क्लास में इससे भी स्लो पढ़ाता। यहाँ तो मैं बोल दे रहा हूँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जो है वो क्या कहते हैं मतलब होगा, वहाँ पर तो मैं क्लास में प्रूव करके भी दिखाता। परेशान मत होइए, टाइम से कोर्स कंप्लीट होगा। दिख रहा है बोर्ड सभी को? तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया है। जस्ट मैंने आपको इतना समझाया था कि ये पाई बॉन्ड टूटना है तभी HI जाके जुड़ेगा। HI किस फॉर्म में जुड़ेगा? H प्लस I माइनस। मैंने आपको केस 1 क्या बताया कि केस 1 आपका था कि बॉन्ड किधर टूट जाए, बॉन्ड ब्रेक्स टूवर्ड्स 1, मतलब कि अगर भाई देखो बॉन्ड टूटेगा तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा। जैसे तलाक होता है तो ये होता है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, पापा के पास जाएंगे, मम्मी के पास। तो ये इनका भी वही है कि ये बॉन्ड टूटेगा तो ये किसके पास जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन के पास आ गया, तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बना और 2 डिग्री का कार्बोएनायन बना। ये केस 1 था। केस 2 क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तब केस 2 में क्या होगा, इफ बॉन्ड ब्रेक्स टूवर्ड्स कार्बन 2, तो इस केस में क्या होगा, सेकेंड कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और फर्स्ट कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर 2 डिग्री का कार्बोएनायन बना और 1 डिग्री का कार्बोकैटायन। आपको पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है और 1 डिग्री का कार्बोएनायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो बॉन्ड हमेशा इस साइड टूटेगा, कार्बन टूवर्ड्स 1 साइड, इधर टूटेगा ही नहीं। तो जब इधर बॉन्ड टूटेगा तो यू विल गेट, ये वाला पॉसिबल केस नहीं है, जब इधर टूटेगा तो इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज। जुड़ना किसको है, H प्लस को और I माइनस। H प्लस किस कार्बन पे जाएगा, जाहिर सी बात है इस वाले पे जाएगा, और I किस पे जाएगा, सेकेंड वाले पे। इसी को मार्कोनी रूल ने क्या कह दिया कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है और आयोडीन उसके बगल वाले पे जाएगा। ये बात समझ में आई। मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या कहा था कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे पहले से ये हाइड्रोजन ज्यादा है। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ये बात समझ में आई, मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आया। मार्कोनिकॉफ रूल क्यों कैसे था ये समझ में आया। अब आइए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिक का उल्टा क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। व्हेन अ अनसिमेट्रिकल alkene when a unsymmetrical alkene or alkyne is treated with HBr in presence of peroxide, the reaction will be एंटी मार्कोनिक। अभी पूरा समझाता हूँ। दैट इज, मार्कोनिक का उल्टा, हाइड्रोजन विल एड टू दैट कार्बन। पहले हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ता था जिसपे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा थी, अब हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा। हाइड्रोजन विल ऐड टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पहले जब मार्कोनिकॉफ एडिशन करते थे तो उसमें हमने क्या बोला था कि जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा हो।
जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, और एंटी मार्कोनिक में इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। एग्जांपल देखिए समझ में आएगा। ये एक मान लीजिए कंपाउंड है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन? इसका रिएक्शन HBr के साथ करा रहे हैं, और दूसरी बार रिएक्शन को HBr को परऑक्साइड, ध्यान से देख लो, सिर्फ परऑक्साइड लिखने पे डिफरेंस आएगा, और परऑक्साइड और HBr होगा तब ये वाली रिएक्शन दिखेगी। HCl HI और परऑक्साइड होगा तब ये रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक। यहाँ पर जो एडिशन होगा इसे बोलेंगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और यहाँ पर बोलेंगे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। याद रखना, अगर परऑक्साइड और HBr होगा तभी एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन दिखने को मिलेगा। HCl और HI के साथ मार्कोनिक ऑफ एडिशन नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता, इसको अभी मैं प्रूफ कराऊंगा, ठीक। क्यों नहीं देगा, जाहिर सी बात है, बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड किधर टूटेगा, पहले कार्बन की दूसरे कार्बन की तरफ, बताइए जल्दी। बॉन्ड टूटेगा पहले की दूसरी की तरफ? कॉमन सेंस इतना लगा लो कि बॉन्ड अगर इधर टूटेगा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये 1 डिग्री का कार्बो 2 डिग्री का कार्बोकटायन, 1 डिग्री का कार्बोएनायन, तो बॉन्ड इधर ही टूटेगा। आपको बॉन्ड वॉन्ड देखने की जरूरत ही नहीं है। मार्कोनिक ऑफ रूल लगना है सीधे। मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, और ब्रोमीन उसके बगल वाले पे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होगा, मैंने गलती से लिख दिया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, Br जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH Br, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा तो ये हो गया CH3। दिस इज द मार्कोनिक प्रोडक्ट, ठीक। बट अगर यहाँ पर परऑक्साइड ले लियो और HBr लियो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिक, परऑक्साइड के प्रेजेंस में। अब क्या होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 Br। ये है आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे करके बताइएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, HBr से रिएक्शन करा रहे हैं दोनों का, आप मुझे बताइएगा केस 1 या केस 2 में मार्कोनिक ऑफ एडिशन कहाँ हुआ है? केस 1 और केस 2 में मार्कोनिक ऑफ एडिशन कहाँ हुआ है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन तो फर्स्ट केस में, सेकंड केस में एंटी मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक समझ में आए? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक? अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जाके जुड़ा तो इसका मतलब ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो गया, ठीक। तो ये कौन सा हो जाएगा, एंटी मार्कोनिक। ये बताइए परऑक्साइड किस केस में होगा, 1 की 2? परऑक्साइड कहाँ लिखेंगे, 1 में, 1 में यहाँ पर लिख देंगे परऑक्साइड। तो प्रोडक्ट देख के ये तो बता लोगे ना कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन है कि एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। चलिए थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा। मैकेनिज्म आज ही लिखाऊंगा, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस मेरे ऊपर है। मुझे जिस दिन ज्यादा पढ़ाना होगा मैं 2 घंटे में करा के कर दूंगा। सिलेबस के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, भले ही क्लास स्लो चल रही है मगर चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इतना मेहनत अल्कोहल फिनॉल ईथर उथर में नहीं लगेगा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आप मुझे बताइएगा, जो मार्कोनिक अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है तो बॉन्ड चाहे जिधर टूटे, 2 केस बनते हैं। सिमेट्रिकल है तो भाई जब HI जुड़ने आएगा तो एक बॉन्ड टूटना होगा। अब बॉन्ड कौन सा टूटता है, पाई।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब टूटेगा बॉन्ड तो चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले, तो दोनों या तो ये प्रोडक्ट बनेगा और या तो ये बनेगा। दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं ये भी 1 डिग्री का कार्बोनायन, ये भी 1 डिग्री का कार्बोकेटायन, ये भी 1 डिग्री का कार्बोनायन, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो बॉन्ड चाहे जिधर जुड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक में H दे दो एक में I दे दो, ठीक। तो यू विल गेट CH3 CH2I। बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर HI को जुड़ना है तो एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है ये टूटेगा नहीं, पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन उठता है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन वाला तो ये लेगा कि ये लेगा, कार्बन 1 लेगा कि कार्बन 2, सीधे से आपकी कॉमन सेंस की बात है। अगर 1 की ने ले लिया तो 1 पे चार्ज नेगेटिव और 2 पे पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन किसने लिया 1 ने, और अगर इलेक्ट्रॉन 2 ने लिया तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव। ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री का कार्बोएनायन, ये 2 डिग्री का कार्बोएनायन, 1 डिग्री का कार्बोकेटायन, तो ये तो कभी स्टेबल होगा नहीं, ये स्टेबल होगा नहीं, तो इस बॉन्ड हमेशा किधर की तरफ टूटेगा, कार्बन नंबर 1। अब H प्लस I माइनस है तो H प्लस किस कार्बन पे जाके जुड़ेगा, इस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन पहले से ही क्या है ज्यादा। इसी को मार्कोनिक ने अपने शब्दों में कहानी बना दी, ठीक। मार्कोनिक ने नया शब्द दे दिया कि भाई तुमको इतना दिमाग ना लगाना पड़े, हाइड्रोजन को उस कार्बन पे जोड़ दो जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि उस पे कौन सा चार्ज होगा नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी है इसको मार्कोनिक खा गए, उन्होंने बातें सरल कर दी। अब क्वेश्चन उठता है ये एंटी मार्कोनिक HBr ही क्यों देता है, यहां तक समझ में आया। यहां तक समझ में आया, शुड आई प्रोसीड। यस सर। ठीक है बेटा, अगली हेडिंग डालो, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। कितने लोग के स्कूल में ये कराया गया है, कितने लोग के स्कूल में ये कराया गया, अगर किसी के स्कूल में कराया गया हो तो ऐसे लिखिए मार्कोनिक रूल का वो मैकेनिज्म। किसी के यहाँ नहीं, ठीक है। याद रखना एंटी मार्कोनिक जो एडिशन होता है, अब कुछ चीजें आप लोग 11th में फ्री रेडिकल रिएक्शन मुझे पता है कि आप लोग नहीं किए होंगे, चलो ठीक है देखते हैं। लिखिएगा पहले, एडिशन ऑफ HBr ऑन unsymmetrical alkene in presence of peroxide, in presence of peroxide, ब्रैकेट में लिख लो बेंजोइल पेरोक्साइड। देखो बेटा इसके लिए मैकेनिज्म थोड़ा आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं समझा भले दे रहा हूँ मगर इसको आपको रटना पड़ेगा। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। दिस इज कॉल्ड बेंजोइल पेरोक्साइड। जहां पर ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो उसे पेरोक्साइड बोलते हैं, आप सिर्फ याद कर लीजिए। Addition of HBr on an unsymmetrical alkene in presence of peroxide takes place according to अच्छा एक चीज और बता दे रहा हूँ, एंटी मार्कोनिक का मैकेनिज्म आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, सिर्फ रिएक्शन आएगी। रिएक्शन लिख देंगे, पूछेंगे प्रोडक्ट बना के बताओ। इज takes place according to anti-Marconic rule. This is called peroxide or Kharas effect. This is called peroxide or Kharas effect. This is called peroxide or Kharas effect.
लिख लिया? क्लियर? रिएक्शन लिखिए, इसी का मैकेनिज्म देखना है बेटा। जब HBr परऑक्साइड के प्रेजेंस में अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे जुड़ता है तो यहाँ पर जो एडिशन होता है वो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग होता है, एंड दिस इज कॉल्ड खरास इफेक्ट। इसको बोलते हैं खरास इफेक्ट। रिएक्शन देखिए, इसका प्रोडक्ट आप मुझे बताइएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताइए। C6H5 C डबल बॉन्ड O, इसी का ट्वाइस लिख दें, कोई दिक्कत? दिस इज योर परऑक्साइड। कौन सा एडिशन होगा, मार्कोनिक की एंटी मार्कोनिक? प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट का नाम बताइए जल्दी। प्रोडक्ट क्या बनेगा? Br किस कार्बन पे जुड़ेगा? सॉरी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन नहीं है। Br किस पे जुड़ेगा? वन ब्रोमो प्रोपेन की 2 1 ब्रोमो एंटी मार्कोनिक हो रहा है ना। अगर मार्कोनिक होता तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, अगर मार्कोनिक होता तो हाइड्रोजन इस पे जुड़ता। एंटी मार्कोनिक है तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। यू विल गेट CH3 CH2 CH2 Br। ये प्रोडक्ट बनेगा, इसे बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। और यही अगर यहाँ पर परऑक्साइड ना होता, अगर ये ना होता, तब प्रोडक्ट क्या बनता? 2 ब्रोमो प्रोपेन। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म, चलिए मैकेनिज्म कल ही लेंगे क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा। बस 2-3 लाइन लिख लीजिए। मैकेनिज्म, एडिशन ऑफ HBr ऑन alkene in presence of peroxide। सिर्फ HBr होगा, HCl नहीं होगा। मतलब कि एंटी मार्कोनिक एडिशन सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? HBr। ऑकर्स बाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? हीट। 3 स्टेप में रिएक्शन होगा। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। एक एक मैं कल बताऊंगा। चेन प्रोपोगेशन 2 स्टेप में होता है, तो चेन इनिशिएशन होगा, चेन प्रोपोगेशन में 2 स्टेप इन्वॉल्व है। ठीक, क्वेश्चन उठता है सिर्फ HBr ही परऑक्साइड इफेक्ट क्यों एंटी मार्कोनिक एडिशन देता है, HCl और HI क्यों नहीं देता? तो इसका रीजन भी देख लो। चलिए अच्छा, कल ही कराएंगे, आप 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए। मैकेनिज्म कल कराऊंगा डिटेल में, थोड़ा लंबा टॉपिक है, कम से कम आधे घंटे लगेगा। क्वेश्चन देख लीजिए। बताइए पहले में प्रोडक्ट क्या बनेगा? परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ जुड़ेगा। यू विल गेट, यहाँ पर आके हाइड्रोजन जुड़ गया
और यहाँ पर जाके कौन जुड़ जाएगा, Br, ये प्रोडक्ट बनेगा। और अगर यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं है दूसरे केस में तो मार्कोनी ऑफ एडिशन होगा। मार्कोनी ऑफ एडिशन में हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यू विल गेट CH2 C CH3 CH3 Br, दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसका आप लोग कुछ मैं दे रहा हूँ, आप होमवर्क करके आइएगा। पहले वाले केस में क्या होगा, पहले रिएक्शन में क्या होगा, वेरी गुड विवेक, पहले वाले रिएक्शन में क्या होगा, एंटी मार्कोनिक की मार्कोनिक, पहले वाले में एंटी, ठीक है, ठीक एंटी, दूसरे वाले में नॉर्मल मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन। पहले वाले में केस में बताओ Br कहाँ जुड़ेगा, CH3 पे कि CH3 के नीचे वाले कार्बन पे, पहले वाले केस में। क्वेश्चन में आपको कभी ये नहीं पूछेगा कि मैकेनिज्म बताओ मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक, क्वेश्चन बस इतना आएगा एग्जाम में आना होगा, बस ये लिख देंगे, तुमसे पूछेंगे प्रोडक्ट बना के बताओ क्या बनेगा, बस इतना क्वेश्चन दे देंगे, पूछेंगे व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, ठीक। जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, तुमसे ये नहीं पूछेंगे SN1 SN2 कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपको सिर्फ इतना लिख देना है, बात खत्म। ये भी नहीं पूछेंगे बॉन्ड किधर टूटेगा, ये सब आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है। बताइए पहले केस में क्या होगा, इस कार्बन को देखिए, यहाँ CH3 जुड़ा है, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इस कार्बन को देखिए 1 2 3, मतलब चौथा यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिक एडिशन में HBr में हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जिसपे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, तो यहाँ ये जुड़ेगा, हाइड्रोजन है तो एक और जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और बाकी वाले केस पे क्या आ जाएगा, Br। और इस वाले केस में क्या होगा, मैंने सही बताया गलत बताया, गलत हो गया, जस्ट अ सेकेंड, गलत हो गया, जस्ट अ सेकेंड। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करना है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल को ऐसे बना लिया करो, कार्बन यहाँ पर है, कितनी वैलेंसी 1 2 3 4, तो इससे कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, इस कार्बन से 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। एंटी मार्कोनिक में हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो, तो ये इस पे जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर Br आएगा। यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होना है क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं लिए हैं, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसपे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। बताइए दोनों प्रोडक्ट समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या HBr के सिवाय, अच्छा ये बताइए, छोड़िए इसको, ये बताइए, बताइए किसमें एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा, सर नीचे वाले में। फिर से देखिए, होगा ही नहीं, एंटी मार्कोनिक मैंने बताया सिर्फ HBr देता है, HCl नहीं देता, दोनों में प्रोडक्ट वही बनेगा, मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर पेरोक्साइड जो है एंटी मार्कोनिक सिर्फ HBr देता है, HCl नहीं देता, ना तो HI देता है ना तो HF देता है, क्यों नहीं देगा, कल की क्लास में सीखेंगे,
कल मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होती। मैंने अभी आपको लिखाया था मार्कोनिक जो रिएक्शन होती है 3 स्टेप में होती है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। प्रोपोगेशन 2 स्टेप में होता है, ठीक। जब HBr होता है तभी ये दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तभी ये रिएक्शन होता है। बाकी HCl HI में एक इंडो हो जाता है, एक एक्सो, इसलिए HI और HF जो होते हैं HCl होते हैं वो रिएक्शन नहीं देते, कल डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए आज वाइंड अप करते हैं और सी यू टुमारो। जिन्होंने फीस नहीं सबमिट किया है भाई लोग कर दो, और किसी को कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। सर आप सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे? हाँ बेटा सब पढ़ाएंगे, कोशिश तो पूरी रहेगी पूरा पढ़ाने का। फ्री रेडिकल कंबाइन विथ ईच अदर दे एक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल कंबाइन विथ ईच अदर दे एक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल। अच्छा एक क्वेश्चन और था, छोड़िए, अच्छा कल ही बताऊंगा। एक क्वेश्चन और था मुझे आज क्लास में लेना था, रिमाइंड कर दीजिएगा कि आपने एक क्वेश्चन बोला था कराने को। यहाँ तक समझ में आया भाई लोग? हाँ पहले ऑर्गेनिक ही कवर कराऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को? किसी कुछ पूछना है? शुड आई एग्जिट? हाँ पूछो। सर अगर सिर्फ हैलोजन से कनेक्टेड एक कार्बन हो तो उसे 1 डिग्री बोल सकते हैं? अगर हाइड्रोजन से कनेक्टेड सिर्फ एक कार्बन है, नहीं उसकी कोई डिग्री नहीं होती, उसकी कोई डिग्री नहीं होगी, वो मीथेन कहलाएगा। जैसे ये आप कह रही ना हाइड्रोजन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ कुछ भी जुड़ा हो इसकी कोई डिग्री नहीं होती। डिग्री तब होगी जब इससे कार्बन जुड़ा होगा, दिस विल बी 0 डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं होगी। और किसी को कोई क्वेरी? मतलब सर वो कार्बन रहेगा तभी 1 डिग्री से शुरू होगा? हाँ अगर एक हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तभी उसकी डिग्री 1, 2 कार्बन से जुड़ा तो 2, 3 से जुड़ा तो 3, अदरवाइज इट विल बी सिंपली अल्केन, इट विल नॉट हैव एनी। हाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देख लो भाई आगे, ये हर सिटी का है, बाकी लोग जा सकते हैं अगर जाना है तो। मान लो एक कंटेनर में 2-3 लिक्विड हैं, ठीक। अगर इसको बॉईल करिए, मान लीजिए वाटर है और केरोसिन है, ठीक। मान लो 2 लिक्विड मिक्स हो गए हैं और इसको हीट करो, पेट्रोल ले लो, पानी में पेट्रोल मिक्स हो गया, ठीक। हीट करोगे तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये जल्दी से ऑपरेट होगा, और इसको आप कूल कर लीजिए तो आपको पेट्रोल इधर मिल जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा, वाटर। जब 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो उसको जब सेपरेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जैसे पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम था तो हीट किए, बॉइलिंग थोड़ा सा हीट पाके पेट्रोल एवोपरेट हो गया, हमने इसको कूल करके ठंडा कर लिया, पेट्रोल इसमें आ गया, वाटर यहाँ रह गया, तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनएंशियोमर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इस वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इस वजह से उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। एक तरीका और होता है कि दोनों को फ्रीज कर दीजिए, जो जल्दी फ्रीज कर जाएगा उसको अलग कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? शुड आई एंड नाउ? सर हाँ सर किसी एलिमेंट की मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, बिना कंपाउंड दिए कैसे बता सकते हैं? बिना कंपाउंड देखे कैसे बता सकते हैं? याद करना सर पड़ेगा, मतलब याद देखना पड़ेगा, उसके लिए एक टेबल होती है, टेबल याद करनी पड़ेगी। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 से लेकर 7 तक तीनों मतलब सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, तो उसको रटना पड़ेगा, अदरवाइज जब तक कंपाउंड नहीं दिया रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल पाते हैं। जैसे मैग्नीज है, इतना बता सकते हैं मैक्सिमम क्या हो सकता है। आप लोग पीरियोडिक टेबल पे देखिएगा, रोमन नंबर से आपके ग्रुप पे लिखा होता है 1A 2A 3A 4A, ठीक। जैसे मैग्नीज पे आज जाके देखना तो उस पर 7A या 7B लिखा होगा, इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी अगर किसी का 7 है तो उसका 5 होगा, 3 होगा, 3 होगा, मतलब या तो ऑड होंगे या तो इवन होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो 2 4 6, जैसे सल्फर है, सल्फर के ऊपर 6 लिखा है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 6 हो सकता है, वो 2 भी दिखाएगा 4 भी दिखाएगा। क्लोरीन के ऊपर 7 लिखा है तो क्लोरीन 1 भी दिखाता है, 3 भी दिखाता है, 5 भी दिखाता है, 7 भी दिखाता है। अगली क्लास में आपको समझा दूंगा। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद मैथ्स की डिफरेंशिएशन की क्लास है, सभी लोग ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।